this is a class orientation program, you say. This is basically orientation programs for the mains examinations. So basically through this class I would like to discuss mains requirement of mains examination in general. मेंस एग्जामिनेशन की हम जनरल बात करेंगे एंड देन स्पेसिफिकली फॉर द हरियाणा के लिए व्हाट इज द नीड. तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर फ्रेशर हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशंस, उनके लिए भी हेल्पफुल है. ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी बहुत एडवांस स्टेज पर ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द मेंस, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होनी ही वाली क्लास. तो एज द नेम रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द subjects. We are not going to discuss what do you mean by the voidable contract, what do void contract, constitutional validity of something, FIR का मीनिंग, वो सब डिस्कस नहीं करने वाले. हम लोग डील करने वाले हाउ टू डील विद द मेंस एग्जामिनेशन और कैसे इस नैया को पार किया जाए, कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं. तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझिए. देखिए जनरली इट हैपन्स कि पहली बात तो प्रीलिम्स से नहीं होता स्टूडेंट्स का, वो दे डोंट नो हाउ टू डील विद दैट, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करके आते हैं, प्रीलिम्स नहीं होता. फिर एक स्टेज आती है कि आपने उस लेवल को अचीव कर लिया, उस चीज़ों को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया एंड यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स एग्जाम. ये आप रिपीटेडली कर रहे हैं, अक्सर बहुत से लोग ऐसा होता है. तो मेंस में पास कर रहे हैं, तो आपने प्री क्वालिफाई किया, यू हैव क्वालिफाइड द मेंस एज वेल, नाउ यू आर अपीयरिंग द मेंस, बट यू आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन फ्रॉम द इंटरव्यू. या तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और मेंस क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं, और आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बट बेसिकली यू आर फेलिंग इन द फॉर द फाइनल सिलेक्शन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. मेंस में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, इसलिए या तो आप मेंस के एग्जाम को फेल कर रहे हैं और यू आर नॉट गेटिंग द सीट फाइनली, आप फाइनल सक्सेस में नहीं जा रहे हैं. तो मेंस का जो एग्जामिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप में एक आर्ट है. मेंस के लिए मेंस को क्वालिफाई करना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है. इट इज़ ईजियर देन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस. व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ ईजियर देन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिकॉज इन प्रीलिम्स एग्जाम वी हैव टू स्टडी एट लेंथ एग्जॉस्टिवली. बहुत पढ़ना पड़ता है हमें. वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेक्शन समवेयर, सेक्शन 1 to 484, काफ़ी कुछ कवर करना पड़ता है. एंड नो बडी नोज कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें. प्रिडिक्टेबल उतना नहीं है, वहाँ पर भी प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्टेबल है एंड वी हैव प्रिडिक्टेड, बट इन मेंस एग्जामिनेशन इट इज़ क्वाइट ईजियर टू प्रिडिक्ट कि कहाँ कहाँ से मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं. तो जो मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी कुछ शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है कि वी नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स. तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, कि इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट विच यू थिंक फॉर, कि कितना मुश्किल है, क्यों ये बार बार आ रहा है, वापस आ रहा है. तो बार बार वापस क्यों आते हैं स्टूडेंट्स? इफ़ इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट तो वाई दे फेल टू क्वालिफाई दिस, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो उसके लिए मेरे पास जवाब है. एज देर इज एन आर्ट ऑफ क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, जैसे ही कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की भी एक आर्ट है ना, उसी तरीके से मेंस को क्वालिफाई करना भी एक अपने आप में आर्ट है. इंटरव्यू क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक आर्ट है. दिस इज आर्ट. हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एनालिटिकल पावर, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ while writing answers, and how do you express while answering questions in your interview. These are 3 different kinds of arts. If you do perfection over these 3 categories of arts, you are going to qualify surely in the very first attempt. So then question comes, what kind of art is required for the mains examinations, and in nutshell you can say that is what the answer writing art of सर आंसर राइटिंग क्लासेस. आंसर राइटिंग कि आपको आंसर लिखना कैसे. तो अगर आपको आंसर लिखना है तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. और यहीं पर है ये जो मैच है, ये जो मिस मैच है, क्वेश्चन एंड आंसर का मिस मैच.
इंटेलिजेंट होगा स्टूडेंट तो आज की मेरी क्लास से बहुत कुछ ले जाएगा। ये जो कोहेरेंस है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर, ये जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द क्वेश्चन देन यू कैन राइट द वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। आपने क्वेश्चन सही से नहीं समझा, यू डिड नॉट स्पेसिफिकली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, व्हाट इज एग्जैक्टली आस्क्ड, and you start answering the question, and that is why you think you have written a lot। आपने बहुत कुछ लिख डाला है, आपने बहुत कुछ छोड़ा नहीं ऐसा। you think कि बहुत कुछ लिखा लेकिन but you are not getting that much marks, expected marks, and again repeatedly और vicious circle का पार्ट हो गए हैं आप, और वो होता रहेगा जब तक कि आप इस इक्वेशन को नहीं समझेंगे। इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट इज व्हाट, आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे एंड देन यू विल हैव टू फ्रेम द आंसर। तो ये एक आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस हो गई। आपके पास एक आंसर आया, यू नीड टू आंसर राइटिंग क्लासेस, आपको आंसर राइट करना आना चाहिए। इससे आपको आइडिया लगा कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर का रिलेशनशिप पर फोकस करना पड़ेगा। एंड नाउ यू कम टू द क्वेश्चन देन। सो दीज आर द स्टेप्स, प्लीज सी दिस। मैं इसको आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन देता हूं। चलिए अभी, टू क्वालिफाई मेंस वी नीड वेरी गुड answer. For a very good answer we need to understand question, fine, and for that purpose, is it same for MP, is it same for Haryana, is it same for Rajasthan, is it same for this? यहीं पर है difference माया के। यहाँ whenever you are going to appear in the mains, approach is not generalized. Generalized approach cannot be followed. If you are going to appear in the Haryana mains, you will have to develop particular approach which can work only for the Haryana mains. If you are going to appear in the Rajasthan mains, as we are going to face both exams nearby, तो मैं इनकी फोकस करूंगा अभी। तो राजस्थान के लिए एंटायरली डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी। सेम कैन बी द केस विद दिल्ली और यूपी और उधर। तो ये लेक्चर तो सबके लिए कॉमन ही हो जाएगा एक तरीके से। तो अब यहाँ पर आपको लगा कि हाँ मुझे अब जो है स्पेसिफिक पर्टिकुलर अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। अब उस अप्रोच को समझने के लिए जो गाइडिंग फैक्टर होता है हमेशा, दैट इज ऑलवेज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां उसकी प्रॉपर एनालिसिस करके यू गेट एन आइडिया व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस एग्जाम। तो व्हेन you are that much, you have done that much homework, तो then you can say कि yes 10% आपके चांसेस अब बढ़ गए हैं अभी। क्योंकि जनरली मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कुछ भी हो, है ना, क्वेश्चन कुछ भी हो, मान लीजिए टॉपिक इज FIR, तो उसने जनगणमन पूरा ही सुनाना है। FIR के बारे में जो वॉट एवर ही नोज अबाउट द FIR, इफ द टॉपिक इज, इफ द क्वेश्चन इज ऑन द FIR एंड इफ ही सीज अरे क्वेश्चन FIR, बस FIR का मीनिंग, FIR ये वो A to Z सब कुछ लिखेगा वो। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी हैव टू गो बाय द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। मेंस का जो एग्जामिनेशन है, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द हायर जुडिशियल एग्जाम मेंस, देन अगेन यू विल हैव टू गो विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो ये हुई जनरलाइज अप्रोच की जो भी तो डिस्कशन किया, यहाँ तक तो सभी के उसमें आएगा। बट एज दिस क्लास इज स्पेसिफिकली फॉर द हरियाणा मेंस, तो आप सभी लोग ये अप्रोच सीख सकते हैं कि हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। एंड फर्स्ट स्टेप इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ एनी दैट एग्जाम, कि उस एग्जाम की स्कीम क्या है। एंड नाउ दे गो फॉर द स्कीम ऑफ द हरियाणा मेंस एग्जामिनेशंस। प्लीज this is the scheme of the Haryana mains. Please note down, there are total 5 papers. Paper 1 civil law 1, paper 2 civil law 2, paper 3 criminal law, paper 4 English, paper 5 Hindi, and each paper is of 200 marks, 200 marks, 200 marks. So you see there are 3 law papers. This is what 600 marks, and there are 2 language papers. This is what 300 marks.
and now the total marks comes up to the 900. So 600 law and 300 language. From here itself language. अब यहाँ से आप ये बात समझ जाइए, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, ये हुए आपके 3 पेपर इसमें, और 2 हुए आपके लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी। इतना देखते ही मैं एक बात समझ गया कि वी कैन नॉट ओवरलुक द लैंग्वेज पार्ट। हम इसमें लैंग्वेज पार्ट को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 600 पर तो सभी लोग फोकस करेंगे। वी विल हैव टू फोकस ओवर द 300 लैंग्वेज पार्ट एज वेल फॉर द हरियाणा जुडिशरी एग्जाम एटलीस्ट। तो यहाँ की इस एनालिसिस से आपको ये बात समझ में आ गई। नाउ विद इन दैट इफ यू स्टडी दिस, देखिए मैंने पिछले कई साल के पेपर्स को स्टडी किया है और अपनी टीम से करवाया है, और जो फैक्ट्स मैं लेकर के आ रहा हूँ कोशिश यही है कि ऑल फैक्ट्स आर करेक्ट। कहीं पर आपको लगे तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज ये रिसर्च बेस्ड है जो ही बात कर रहा हूँ आपसे मैं। एंड इफ यू गो फॉर द फर्स्ट पेपर, दिस इज फर्स्ट पेपर सिविल लॉ 1। Now we enter into the paper 1. This is what civil law 1, and again this is 200 marks. Total about 8 subjects हैं। कौन कौन से subjects हैं आपके? CPC है, Contract, Evidence, Specific Relief, Partnership Act, Sale of Goods Act, Punjab Courts Act, Haryana Rent Control Acts. So these are the 8 subjects. CPC, Contract, और ये जो भी है आपके पास एविडेंस है, SRA है, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स हो गया, ये हरियाणा पंजाब ये सब हुआ, तो टोटल 8 एक्ट्स हो गए। अब इफ़ यू सी, इसको अगर हम लोगों ने जनरलाइज अप्रोच कर दी तो व्हाट यू विल सी कि यहाँ से क्या हो रहा है आपका सब, यहाँ से तो 15 ये हुआ कि लगभग 25 का नंबर आएगा भाई। 200 मार्क्स का है और 8 सब्जेक्ट हैं, तो एक के हिस्से में कितने आए? 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ये। बट इट इज नॉट सो। अगर आप इसको और जाकर करेंगे आगे को, चलिए मैं एक पेपर 1 हुआ उसी तरीके से क्विकली मैं पढ़ देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। पेपर 1 में आपके 8 सब्जेक्ट्स हो गए, ये सब हुआ CPC। इसी तरीके से पेपर 2 में अगर आप जाएंगे तो यू विल सी पेपर 2 में अगेन 200 मार्क्स का है, बट 5 सब्जेक्ट्स, हिंदू लॉ है, मोमडन लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, पंजाब कस्टमरी लॉ है। ये 5 कॉम्पोनेंट्स हैं। और उसी तरीके से आप जाएंगे पेपर 3 में, दिस इज व्हाट क्रिमिनल लॉ, 200 मार्क्स, 3 किताबें हैं केवल, IPC, CRPC, एविडेंस। तो यू सी एविडेंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा, पेपर 3 में भी मिलेगा, एंड पेपर ये आपको मिल रहा है पेपर 1 में। तो बेसिकली एविडेंस जो है आपको पेपर 1 में भी यू कैन सी इट, एंड अगेन दिस इज इन पेपर 3 एज वेल। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 2 पेपर में कवर हो रहा है पूरा का पूरा ये, ठीक। एंड देन कम्स द 4th पेपर, दिस इज ऑफ द इंग्लिश। अगेन देर आर 5 कंपोनेंट्स, इसमें भी 5 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे इसमें है बेसिकली इंग्लिश का एसे, एंड दिस इज ऑफ 100 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। पी तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये कि एसे का ही अपने आप में। देन प्रेसी 25 मार्क्स, words and phrases, make sentences of the given words and phrases 25 marks, comprehension 25 marks, corrections 25 marks। तो ये जो 200 नंबर का इंग्लिश का है, इंग्लिश का जो पेपर है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत मुश्किलात आएगी। आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? इंग्लिश एसे में करनी पड़ेगी। एसे जो अपने आप में 100 मार्क्स का है, it had the scope of scoring 60 or more than 60 marks within that। बाकी तो प्रेसी और ये सब तो आपके हलवा टाइप चीज़ें हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर इसको अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए आपको। इन 5 कंपोनेंट को आप 5 सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट कीजिए। इफ़ यू आर रियली गोइंग टू अपीयर इन द कमिंग मेंस, इसमें हो या आगे भी हैं, तो आपको जैसे इसमें है ये, आप देखो पेपर सिविल लॉ 1 में है। सिविल लॉ 1 में देर आर 8 कंपोनेंट्स, 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। उसी तरीके से आपको जनरलाइज अप्रोच नहीं फॉलो करनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में भी आपको ये मान के चलिए अपने आप में 5 सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप प्रेसी की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्कोर 25 मार्क्स क्वेश्चन। 25 मार्क्स बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाता है। कंप्रीहेंशन में क्या है? स्टैंजा वहाँ दिया होगा, पैराग्राफ वहाँ दिया होगा, पढ़ करके आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो अच्छी से कुछ प्रैक्टिस करनी है। प्रेसिंग में क्या 1/3 आपको रिड्यूस करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से इसको स्कोरिंग बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आप इंग्लिश का जो ये आपका पेपर होगा इसको आप जनरलाइज क्या कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज मैंने इंग्लिश का जो कंपोनेंट है करेक्शंस वाले की प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरीके से, आई हैव कवर्ड द करेक्शन, नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आई विल डू एक्सेल इन करेक्शंस, आई विल डू एक्सेल इन प्रेसी राइटिंग, आई विल डू एक्सेल इन comprehension and I will do my best in the essay as well। तो ये 5 components हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको इंग्लिश वाली बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में इंग्लिश को एक ना समझ करके आपको इसको 5 components समझने चाहिए। प्लीज़ कम ऑन। And similarly this is what the paper 5, this is of the Hindi and this is, please see, this is translation of an English passage into Hindi, 20 marks। Again ये बहुत आसान है आपके लिए। English passage into Hindi, explanation of Hindi passage in prose and poetry in the same language, 30 marks, and composition में essay, idioms and corrections 50 marks। देखिए composition में essay, idioms and corrections। तो अगेन आई विल से डोंट टेक द पेपर ऑफ हिंदी लाइटली, बिकॉज इफ यू आर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट द हिंदी। सो मेक प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग समथिंग इन हिंदी, लाइक एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद द इडियम्स, करेक्शंस, ये ईजी हैं आपके लिए। तो अगेन यू विल हैव टू टेक दीज एज वन सब्जेक्ट, कि इफ आई एम गोइंग टू डील विद द इडियम्स तो एटलीस्ट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट 10 और 15 मार्क्स क्वेश्चन। करेक्शंस तो कुल मिला के 50 मार्क्स का हो रहा है आपका। ये हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक ओवरव्यू चल रहा है अभी आपका, है ना। सो दिस इज व्हाट दीज आर द बाइफर्केशन ऑफ द स्कीम का मैंने आपको बताया। देयर आर 5 पेपर्स, उन कितने मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स होगा, 200 200 200 और फिर 100 का होगा। विद इन दोज उनके कंपोनेंट्स आ गए। सिविल लॉ पेपर में 8 पेपर हो गए, सिविल लॉ पेपर में 5 क्वेश्चन हो गए, क्रिमिनल लॉ में 3 पेपर आ गए, इंग्लिश में 5 कंपोनेंट हैं, उसी तरीके से उसके 3 कंपोनेंट हैं हिंदी के। आपको इनको डिफरेंट करना पड़ेगा, और यही अप्रोच आपको अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पेपर इन द राजस्थान और एनी अदर मीन्स, आपको इसी पैटर्न पर अपना एक थोड़ा सा रिसर्च वर्क एनालिसिस खुद करना चाहिए। सी अब आ जाइए अगली बात पर। यहाँ पर ये नो वी हैव अंडरस्टूड, बहुत ही छोटी बात थी, है ना। अब हम अगली बात करते हैं। अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ दीज 8 सब्जेक्ट्स, है ना, जो सिविल लॉ 1 में है, हाउ टू प्रिपेयर दोज। अरे ये कैसे होगा, हाँ ये 8 सब्जेक्ट्स को इनमें क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इफ यू डिवाइड 200 बाय 25 कि 25 नंबर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। नाउ वी हैव डन सम एनालिसिस, और इससे आपको आई थिंक इट विल हेल्प यू, और इसी तरीके से आपको मेंस में खुद भी फॉलो करना चाहिए। क्या है देखिए, प्लीज सी दिस इज द वे हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर मेंस, और फिर क्वालिफाई कैसे करते हैं। देखिए दिस इज व्हाट द सीपीसी 2019 से 2010 तक का जो रिकॉर्ड है इसका, यानी कि 5 पेपर्स हैं लगभग ये, इसमें जो रेंज है इसकी मिनिमम 71 मार्क्स क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द एंड मैक्सिमम 80 मार्क्स। मीन्स देयर वर जो 8 इसमें सीपीसी में है जब ये मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछा गया है, एक साल इसमें 80 मार्क्स का पूछा गया है, और जो मिनिमम मार्क्स का अभी तक पूछा गया है 71 का पूछा गया है। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट विद इन दैट पेपर 1, सिविल लॉ पेपर 1, which is the most important subject for you now? Come on, reply me. This is, in this case, this is the CPC. So CPC becomes the most important subject to qualify this exam. This is up to 80 marks. Mark questions up to the 80 marks can be expected by you. If you prepare CPC, it means you are preparing questions of 80 marks. So very very important for you. Same thing is what इसी पैरेलल में आपको मैं दिखाता हूँ। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट ईयर मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे पहले 20 मार्क्स का, उससे पहले 0 मार्क्स, नो क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट।
then 35 20. So you can say generally this is 20 to 40, but it is not 100% sure कि you will get. They can surprise you by giving no marks from the Contract Act. In case of Evidence Act, this is what 32 marks, sometimes 28, sometimes 40, sometimes 40 30. ये इनकी रेंज होगी 30 to 40 की रेंज यहाँ पर हुई. उसी तरीके से यू कैन सी दिस इज SRA 20 to 40 की रेंज में ये हुआ. एंड अगेन दे हैव मिस्ड 2 times, नो क्वेश्चन फ्रॉम SRA. गॉट इट. सो ये हुआ एक तरीका. उसी तरीके से आप जाइए पार्टनरशिप एक्ट में क्या है 10 बट सम टाइम 40 मार्क्स. यू सी कॉन्ट्रैक्ट में जब 0 मार्क्स थे देन देर वर पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट में 0 एंड देन इन दैट केस पार्टनरशिप में 40 मार्क्स. सो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर मैं ऐसा सोचूं उसमें कि कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और SRA, इफ आई एम प्रिपेयरिंग दीज 3 टॉपिक्स तो 40 to 60 मार्क्स का एटलीस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम दिस पार्ट. तो यू कैन नॉट रिलाई अपॉन ओनली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. You cannot afford to leave any subject. जैसे कॉन्ट्रैक्ट का उस साल 0 मार्क्स का दिया, नो क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बट दे गेव यू द क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट. तो ये माइंडसेट जरूर अप्लाई करना चाहिए कि हमें माइंडसेट पढ़ना है, एग्जामिनर क्या क्या खेल खिला सकता है इसमें. ठीक है. सो ये एक ग्रुप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पार्टनरशिप हुआ, SRA हुआ, एंड मोर एंड लेस दे आर गिविंग यू द मार्क्स और क्वेश्चंस इन सेल ऑफ गुड्स 10 10 10 20. तो इसमें वो स्किप नहीं करते हैं. तो एटलीस्ट मिनिमम 10 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड, अदरवाइज ये. तो उस तरीके से आप ही समझ सकते हैं. इसी तरीके से पंजाब कोर्ट्स एक्ट देखिए, नाम तो बड़ा है इसका, एक एक्ट, लेकिन कितने मार्क्स का, मैक्सिमम 10 मार्क्स, समटाइम्स 0 मार्क्स, समटाइम्स 2 मार्क्स, समटाइम 5 मार्क्स. तो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल समटाइम यू कैन गेट ए क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स. एंड हरियाणा रैंक कंट्रोल एक्ट 10 10 15 लास्ट के 3 साल से लगातार वो 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन वो आपको दे रहे हैं. तो ये हुई इसकी आपकी एनालिसिस इसकी. तो इस तरीके से यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट कि इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी यहाँ पर ये कि CPC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. CPC you will have to work hard for the CPC. Then comes the contract, SRA and this partnership act, because contract और partnership तो एकदम चोली दामन का साथ है. SRA is also cousin इनका. तो ये इनका अपना ग्रुप हो गया, और दूर का भैया हो गया सेल ऑफ गुड्स का हो गया, है ना, वो भी एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड है. तो ये चारों एक्ट हो गए. इनको आप एज ए बंच समझ सकते हैं. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. CPC, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स और SRA, 4 और 5 हो गए. ठीक. एविडेंस को आप, क्योंकि बिकॉज एज अर्लियर डिस्कस, एविडेंस इज द पार्ट ऑफ द सिविल लॉ 1, एविडेंस इज द पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ पेपर, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. हाँ, यू कैन बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन दीज 2 एक्ट्स विच आर पंजाब कोर्ट्स एक्ट एंड हरियाणा रैंक कंट्रोल. इनको आप लास्ट में ले सकते हैं. जिस तरीके से हरियाणा रैंक कंट्रोल एक्ट थोड़ा लेंदी भी है ना, उसको बाद में ले सकते हैं इसमें. तो ये हुआ आपके एक तरीका कि हाउ शुड वी एनालाइज द पैटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स. जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ बात नहीं बन पाएगी. और अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, यू विल बी सरप्राइज. दिस इज पेपर सेकंड, प्लीज गो टू दिस. अब ये सोचिएगा कितनी मेहनत की गई हम लोगों ने, पूरे के पूरे सारे पेपर्स के मार्क्स को देखना, फिर सब्जेक्ट को निकालना, बहुत केयरफुली करना. वी ट्राई आवर बेस्ट फॉर यू गाइज. बस आप लोगों को थोड़ा हमें फेथ रखें, उसको फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को. बस बिट बाय बिट आप पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है आप लोगों ने. दिस इज व्हाट पेपर सेकंड. सिविल लॉ सेकंड हुआ, ये सिविल लॉ सेकंड हुआ. अगेन दिस इज व्हाट द हिंदू लॉ, पेपर हिंदू लॉ. इसमें जो खास बात है आप देखेंगे, इसमें पेपर है हिंदू लॉ का आपका, पहले ना. अब इसमें आप ये देखो कि विद इन हिंदू लॉ देर आर 4 कंपोनेंट्स: Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption and Maintenance, Hindu Minority and Guardianship Act. These are the 4 components. These are the 4 components and इनको मार्क्स को देखते हैं. Please go to the red color. And यही आज मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था हिंदू मैरिज एक्ट की,
कि इससे आई वॉज सो मच सरप्राइज्ड। हिंदू मैरिज एक्ट 2019, 49 मार्क्स, 49 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। एक्चुअली ये है ही कितना बड़ा हिंदू मैरिज एक्ट, और कितना एरिया ऐसा है जहां से मेन से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 9, 11, 12, 13, बेसिकली 24, 25, मुश्किल से 6 और 7 सेक्शंस, 6 और 7 सेक्शंस को अपने ढंग से पढ़ना है, बट वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 49 मार्क्स। तो ये है इस रिसर्च का रिजल्ट कि विद इन द हिंदू लॉ, within Hindu law, what is the most important act for us? This is what the Hindu Marriage Act. किसी की शादी कराइए, किसी का डिवोर्स कराइए, किसी को मेंटेनेंस के लिए भरवाइए, उसके जुरिस्डिक्शन पे बात कीजिए, तो उसी तरीके की बातें होंगी इसमें। बहुत मुश्किल टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, कुछ केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे जुडिशियल सेपरेशन के, क्रुएल्टी पर, बहुत सिंपल एक्ट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द हिंदू मैरिज एक्ट। सो अगेन प्लीज सी दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट 54, 80 and last 3 is 20, 30, 20. So basically आप हिंदू adoption and marriage देखिए, मेंटेनेंस 15, 20, 30, 10, 20, 10। गार्जियनशिप एक्ट में एक बार लास्ट टाइम नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिंदू सेक्शन 1 को 80 मार्क्स कर दिया, 15, 15, 20। दिस इज व्हाट यू सी, व्हाट यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दिस। Conclusion in this, within the Hindu law, component of Hindu law, there are 2 most important acts, that is what the Hindu Marriage Act and the Hindu Succession Act. And here you can expect at least a single question from all. यहाँ से जीरो होने की संभावना केवल एक ही बार में जीरो हुआ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट में, अदरवाइज यू हैव सीन एवरी ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द 4 एक्ट्स। सो यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ दीज 4 एक्ट्स। आप इनमें से किसी भी एक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, यू विल हैव टू फोकस इट, बट आउट ऑफ दिस 4, Hindu Marriage Act and Hindu Succession Act, these are the most important components you will have to focus. And now see the importance of Hindu law. Please see this, amazing. So cumulatively last year 2019, 128 marks question from Hindu law, 120, 105, 100, 110. तो minimum 100 up to 128. This is the range of the Hindu law. That is why it is what the most important component. Hindu law, as it is in this sense, it is more important than CPC. CPC maxims we saw 80 marks, but totality of the Hindu law, it takes up to 130 marks. Can you believe it, Priyank? सोचो ऐसे जरा एक बार को जरा। CPC is more lengthier than these 4 acts. These seem to be 4 acts, but the course of these 4 acts is much lesser than CPC. But if we are focusing on CPC, I am not saying that we should leave CPC. I am saying what should be the division of our division of work hard, कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदू लॉ। हम कहेंगे हिंदू लॉ तो ऐसे ही है, बस कर लेंगे। CPC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरे भाई CPC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मार्क्स आएंगे, जो यहाँ से लड्डू मिलेंगे खाने को, वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें? वो हमें मिल रहे हैं 128 मार्क्स, अप टू 128 मार्क्स फ्रॉम हिंदू लॉ। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये बात इंपॉर्टेंट लगी या नहीं लगी। और अगेन नेक्स्ट मैजिक फॉर यू इज व्हाट द क्रिमिनल लॉ पेपर। दिस इज क्रिमिनल लॉ पेपर 2019। This is analysis of last 2019 to 2010 IPC 70, 80, 120, 1101। तो 70 to 120 मार्क्स की रेंज है। अगेन CRPC में 71 to 40 एंड एविडेंस एक्ट 46 to 40। जरा देखो जरा इसको जरा ढंग से, जरा मतलब मजा आ गया। जरा सोचो कैसे। आईपीसी छोटी सी आईपीसी है, यही मैं कहता आया हूं आपको, आईपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट।
हर जगह मिलेगा आपको, प्रीलिम्स से मिलेगा, मेन से मिलेगा। और यहाँ देखो 120 नंबर, हिंदू लॉ एक तरफ, आईपीसी एक तरफ। और व्हेन आई टॉक अबाउट द आईपीसी, only certain pockets are important. It is not entire IPC. You know it very well. We have to focus only on the general exceptions, criminal conspiracy section 34, 141, 149, basically culpable homicide, murder. Few sections are important. Attempt. It is not entire IPC, and the course is squeezed of the IPC when you prepare for the mains. But you see, this is 120 marks. अब मेरे जो स्टूडेंट होंगे कम से कम, जिनको मैं कहता आ रहा हूँ कि लिख के याद करो, वर्बेटम याद कर लो कुछ सेक्शंस को, वो बहुत एज ले सकते हैं इसमें, उस तरीके से लिखेंगे तो भी है। सीआरपीसी क्वाइट लेंदी, जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं दम निकल जाता है हमारा, खत्म होने का नाम नहीं लेती। देखो मेंस में क्या कर रही है, सी द ट्रेंड। मैक्सिमम 17 मार्क्स, तो यू कैन नॉट से इट इज ऑलवेज इक्वल टू आईपीसी, यू कैन नॉट डिवाइड इक्वली। Sometimes there can be equal division. Please see in the last year itself. In the last year itself 70, 71 इस तरीके से। इसमें आसपास आप देखिए, मतलब रफली आइडिया लग जाएगा आपको। तो विद इन दैट जो मुझे समझ में आ रहा है, आईपीसी, हिंदू लॉ, एविडेंस, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज आ गए। देन कम्स द सेकंड पार्ट, सब इस तरीके से। तो मेक योर लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज कि इनको तो करना ही करना है। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं अब इसमें लैंग्वेज की पार्ट की बात नहीं करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली व्हाट दिस इज लॉ पेपर। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप लोगों ने कबड्डी खेली होगी, कहीं ना खेली होगी किसी ना किसी लेवल पे सब लोगों ने। जब कबड्डी खेलने जाते हैं, कबड्डी करके जाते हैं, तो देखते हैं कि किसको हम छू कर आ सकते हैं। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से और एक्टिवनेस के हिसाब से मैं किसको बीट कर सकता हूँ। ठीक, एक तो मैंने फिर ये देख लिया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भाई जब सीपीसी हैं, ये हैं, ये हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रणाम कर लिया। सेकंड कम्स विद इन दैट, कौन कौन सा हलवा है, किसे खा सकता हूँ मैं, जो मेरे इजीली अप्रोच में आ जाएगा। आईपीसी है, मज़ा आता है पढ़ने में, प्रीलिम्स से खूब रटा है मैंने, मजा आएगा। आई विल प्रेफर दिस, गॉट इट। नाउ पार्टनरशिप हलवा टाइप है ही नहीं कुछ, 7-8 पॉकेट हैं, मुश्किल 7 to 8 क्वेश्चन बनते हैं मेंस के जो मुझे करने हैं, लेकिन इट कैन फेच मी 40 मार्क्स। हिंदू में रिजेक्ट, हलवा टाइप है। कहाँ दिक्कत आ सकती है, हो सकता है मैं वहाँ फंस जाऊँ, सीपीसी में फंस जाऊँ, हो सकता है वहाँ फंस जाऊँ मैं। तो यहाँ से भी एक हुआ मार्क्स के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट एरियाज, एंड देन सेकंड एनालिसिस नीतू हुई आपकी लाइकनिंग, जो आपको आसान सब्जेक्ट लगते हैं, क्योंकि उनको फोकस करके हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स पर और ज़्यादा बेटरमेंट हम लोग कर सकते हैं उस पर भी। तो ये बात समझ में आई आपको, हाँ है ना। तो मैंने आपको जनरल स्कीम समझाई, हरियाणा के आपको मार्क्स का डिवीज़न समझाया, यहाँ से आपकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस कैसे आपको डिसाइड करनी चाहिए ये हमने देखा, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस कितनी है वो हम लोगों ने देखा अभी तक। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट इट बिफोर मी, देन आई विल प्रोसीड विद द क्लास। मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ, उसको देखिए आप। दिस इज़ माई नोटबुक, ये है मेरे आई क्वालिफाइड उत्तराखंड जुडिशरी एग्ज़ाम, और ये रहे मेरे नोट्स। ठीक, अलग अलग कलर्ड की एक स्पायरल, 6-7 अलग अलग हैं, मुश्किल से 30% पेज इसके भरे होंगे मैंने। इसमें है नंबर स्विच, 100 पेज की डायरी है ये, और मुश्किल 40 पेजेस भी नहीं होंगे इसमें जिस पे मैंने काम किया है। एंटायर मेंस नोट्स हेयर इटसेल्फ, 30 to 40 पेपर्स पर मेरे पूरे के पूरे मेंस के नोट्स थे, और मैंने उन 3-4 दिन में केवल और केवल इसको रटा, इसको रिवाइज किया बस। इसका एक लेंदी वर्जन था मेरे पास, नो डाउट, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए था। इसकी हम बात करेंगे कैसे करते हैं। एंड आई क्वालिफाइड, और जो मेंस मैंने क्वालिफाई किया था वहाँ पर उसमें मिनिमम मार्क्स 60% थे, कि टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू आपको 60% मार्क्स आने पड़ेंगे। अगर 60% आप ले आएंगे तो मान के चलो जज बन गए आप, इंटरव्यू में नंबर कम भी मिल जाएंगे तब भी बन जाएंगे, ऐसा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ, अभी पढ़ना पड़ता है उस तरीके से। नेक्स्ट आइए, अब अगली बात समझते हैं। इसमें अगली बात है टाइम मैनेजमेंट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पॉइंट पे, इस पे इससे कई क्वेश्चन का जवाब को मिल जाएगा आज। टाइम मैनेजमेंट, तो यू कैन से टाइम मैनेजमेंट इज द की, और इसको समझिए और यहाँ से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे आज। टाइम ऑफ ईच पेपर इन दिस केस इज 180 मिनट्स। 3 घंटे का पेपर है ये, 3 घंटे का पेपर है। एंड ईच पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में डिवाइड है, यानी कि पेपर हुआ 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको हैं अटेम्प्ट करने हैं। एंड इन दैट केस अगेन ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड ए बी सी डी इस तरीके से, समवेयर 3 पार्ट्स, समवेयर 4 पार्ट्स। तो यू आर गोइंग टू सी 3 पंजे 15 और कई बार तो 15 टू 18 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू राइट। बेसिकली 15 से 18 क्वेश्चंस आपको लिखने इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स। अदरवाइज क्वेश्चन देयर विल बी 5 क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस विल बी देयर विल बी सब पार्ट्स ऑफ दैट। अभी मैं जो कहने वाला हूँ आपको इंटरेस्टिंग होगा। तो नाउ हाउ टू मैनेज द टाइम, बिकॉज इफ यू डोंट मैनेज दैट बहुत दिक्कत होगी आपको। और मैं आपको फिर कह रहा हूं रिपीटेडली, आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स दिस दैट मेंस फेल तभी होंगे आप इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तभी फेल होंगे। यू शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, यू आर रिस्किंग। आपने बहुत कुछ नहीं लिखना, मैं समझ अभी आएगा आपके सामने। तो मेन बात ये है वो कब होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, आहा बस दिल खुश हो गया। अब बैठ के लिखने जो आता है पूरा लिखूंगा, भर दूंगा आज सब कुछ। आते 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 पता चला 4 और 5 को अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं बचा। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को बहुत बियॉन्ड लेवल ले गए, लेकिन लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो डिस्पाइट योर बेस्ट नॉलेज, बेस्ट राइटिंग, यू आर गोइंग टू फेल द मेन एग्जामिनेशन। और एक इंसान वो है जो मेरे जैसा है, जैसा मैं करता हूँ मैं बताऊंगा आपकी। इस कैलकुलेशन को पढ़ लीजिए पहले, फिर समझाता हूँ। देखिए 5 क्वेश्चंस हैं डिवाइडेड इनटू 3 और सब पार्ट्स। ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 और 4 सब पार्ट्स। देन बिकॉज ऑफ द 5 मैक्सिमम कैलकुलेशन आती है 35 मिनट्स की। 35 मिनट्स ऑन 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन मीन इंक्लूडिंग पार्ट्स। पार्ट्स को इंक्लूड करते हुए यू शुड डिवोट 35 minutes maximum. So basically only 10 minutes you have to write for a single part. इसको समझिए। यहाँ पे अगर जिसने बात समझ ली उसके बल्ले बल्ले है, खास करके वो लोग जो who are expecting this means only 10 minutes, you will have only 10 minutes to write. तो अब मुझे बता दो खुदा के भाइयों बहनों, कितना लिख लोगे इसमें? कितने केस लॉ डाल दोगे इसमें? कितना कुछ लिख दोगे? यू डोंट हैव स्कोप। जो आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाली जो गाइडें पड़ी हैं उन्होंने इतना लंबी दे रखे हैं आपको। कैन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ यू कैन राइट एंटायर थिंग? नो, they have written the answer in such a way that you should have the knowledge of that. That is not required. That is the answer to everyone who says to me ये डिटेल में पढ़ना चाहिए, केस लॉस पढ़ने चाहिए, मुझे प्रेशराइज कर करके मुझसे तो डिटेल में पढ़वा दिया। अब आओ जरा मेंस देने पे कि एट लास्ट व्हेन यू आर गोइंग टू अपियर इन मेंस कितना लिखना है आपको। सपोज करो द क्वेश्चन इज आईपीसी क्वेश्चन हो, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पर ही है, कितना लिख लोगे भैया? बेर एक्ट टू संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, लालच बुरी बला है। एक बात, ग्रीड इज नॉट द गुड थिंग। लालच नहीं करना चाहिए। लालच किस सेंस का कि बहुत कुछ आता हो, बहुत सारे केस लॉस आते हो, ये सब होना चाहिए। दिस इज नॉट। सेकेंड, फियर इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। मेरा क्या होगा, छूट जाएगा, क्या होगा? क्योंकि आउट ऑफ फियर ग्रीड कम्स। आई फियर इफ आई डोंट डू दैट आई मे फेल।
अगर मैंने इतने सारे केस लॉज नहीं पढ़े, अगर मैंने वैसा नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मैं ग्रीड पे जाऊंगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, एंड एट लास्ट अपने 10 नंबर टाइम मिला, बस आई एम गेटिंग ओनली 10 मिनट्स टू राइट, इसमें कितना लिखूंगा मैं? काम की बात, कितना मैक्सिमम बेरेट को एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा, तो बेकार में ही मैं इतना दिमाग को परेशान होता रहा। इससे अच्छा होता कि मैं अपने बेरेट प्रोविजंस को और अच्छा करता, लिखता बार बार उसको, मैं इतना मैं यहाँ सर्च करता रहा, इतना मैं टाइम वेस्ट किया, तो इट वुड बी बेटर फॉर मी टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ द बेरेट प्रोविजंस। तो प्लीज़ लेट मी नो, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? और ये एनालिसिस आपको समझ में आई नहीं आई, दिमाग के चक्षु खुले ही नहीं खुले आप लोगों के? तो जितना भी नाटक है मैं आपको बता रहा हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री ही कह लीजिए उसको, वहाँ पर एक भयंकर तरीके का आपके साथ फ्रॉड होता है। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि बस एक विधि का भगवान आगे खड़ा हो गया आपके सामने, ऐसा है नहीं। वी नीड टू वर्क ओनली ऑन द बेसिक्स एंड वी नीड टू एक्सप्रेस ओवर दैट ओनली। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। समझें आप लोग, इसको समझिए। आई बिलीव कि आपको बहुत, आज आपका बहुत बड़ी टेंशन कम हो गई होगी, सही है। और जिन लोगों ने मेंस के लिए गाइडें खरीद रखी हैं उनको उनकी यूटिलिटी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब यहां तक हमें इतनी बात समझ में आ गई कि एट लीस्ट वी नीड टू गिव 10 मिनट्स। और जो मेरी थ्योरी है, अब देखो 10 मिनट्स के थोड़ा बारीकी में चलते हैं एवरीवन। सो दिस इज व्हाट आई हैव अबाउट 10 मिनट्स। 1 minute I will have to spare in the reading, 1 minute. Second minute again understanding, 2 minutes gone in only the reading and understanding question. Then I have only what, 8 minutes. Last 1 minute I want to spare to recheck. So I have only 7 minutes for writing. बोलो नीतू रानी, अब और कितना टाइम रह गया मेरे पास टू रीड इट? अब ऐसा तो है नहीं, लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो पहले जो फर्स्ट 2 मिनट्स हैं, दीज फर्स्ट 2 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. If you don't read question, if you don't understand question, you are going to hell, because you don't know what to write. First, as I discussed earlier, कि for writing better answer you need better understanding of the question. I will discuss with you everything. Why it is very important to understand the question. This is the root cause. ये रूट कॉज नहीं, ये बिल्कुल जड़ है उसकी. अगर आपको मेंस पास होना है तो कहीं कहीं आंसर अच्छा लिखना आना चाहिए, मैं कहूँगा ना, पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेवलप द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, then only you can develop the art of understanding the answer, writing the answer. This is what. So these 2 minutes are very essential. You cannot spare that. And last 1 minute is also very important, because sometimes we commit mistake, we need to recheck. So effectively we have now only 7 minutes. Please let me know. कुछ लग रहा है, कुछ ये हो क्या रहा है? Please come on. Everyone, हम कर क्या रहे हैं? हम तो लिखने नहीं जा रहे. Now this is what I spare 2 minutes in understanding. Then I will plan what to write. ये मैजिक है. This is art. How do we qualify the means? Now I have only 7 minutes. Tick, 7 minutes only. Within that, if I start writing abruptly, I am again going to hell. वो hell ही है. अगर मैं बार बार फेल हो रहा हूं तो मैं again you will have to close your eyes. जैसे मैं कहता हूं अपनी आंसर राइटिंग क्लासेस में, what to write. इसमें लिखना क्या क्या है, रफ फटाफट. सेक्शन 26 ये फटाफट मैं नोट डाउन करूंगा. And then how to write. Then again you will have to give
2 minutes to this. लिखना क्या क्या है मुझे, क्या ऐसा ना मैं स्किप कर डालूं इसको, मैं फिर कैसे लिखूंगा, रीऑर्गेनाइज करना है उसको. तो 1 मिनट यहां गया, 1 मिनट यहां गया. दिस इज साइंटिफिक वे. हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट नाउ? -2 = 5 minutes. So this is, I rest my case before you lordship now. अब मुझे बताओ तुम इसमें 5 मिनट में क्या 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 लिखाओगे. मैं आपको सारी चीज लिखी हुई रटी पड़ी है, आपको बताओ क्या लिख करके आओगे. बाय प्रैक्टिस. I should not be the surprised by the question. एक बार ने पढ़ा और समझा, ओके दिस इज द क्वेश्चन. What to write? इस टॉपिक पर लिखना क्या क्या है. I should not waste my time. क्या क्या लिखना है फटाफट, दिमाग में तुरंत आना चाहिए. एक है बैठ गए, भगवान जी नई डील फिक्स कर रहे हैं, हनुमान जी ये चढ़ाऊंगा. अबे तेरा मेज तो गया, अगर तू सोचने बैठ गया तो गया, है ही नहीं टाइम उतना सोचने का, समझे. ये अब इससे फिर आप कहां ले जाएंगे, हंसेंगे आप लोग. मैं आपको कहूंगा रिवीजन. The more you do revision, more speedily the provisions will come to your mind. तो आप रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन व्हाट टू राइट में आप ये जो 3 मिनट जा रहे हैं, हो सकता है आप इसका 50% टाइम बचा लें. तो जो 5 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, तो हो सकता है ये 6 या 7 तक आप इसको ले जाएं अच्छे तरीके से. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू रिविजन ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक्स. कि वहां जाते ही लाइट की स्पीड से सब कुछ दिमाग चलना चाहिए, और भरपूर नींद लेके जाएंगे, क्योंकि रिकलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर. समझ रहे हैं आप. तो ये है साइंटिफिक वे ऑफ टैकलिंग द मेंस एग्जामिनेशन. आप समझ रहे हैं इसको. प्लीज लेट मी नो मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो रही है. कम ऑन. सो दिस इज वॉट एवरीवन डज ब्लंडर इन द एग्जाम. एग्जाम क्यों फेल करते हैं बच्चे? बिकॉज दे डोंट डू होमवर्क. बस वो माइंडलेसली पढ़ते जा रहे हैं. और मेरे पास सही में कहता हूँ फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स आ जाते हैं कई बार. तो गधे आ जाते हैं, मेंस नहीं कराया, ये नहीं कराया. अबे गधो, देख तो लो क्या कराया है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, समझे. उनको क्या चाहिए, बस फेल करने का मसाला, समझे, ये चाहिए. एक्चुअली वी नीड दिस. यू हैव ओनली 5 to 7 और बढ़ा लीजिए उसको, आप 5 to 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने. अब आप क्या कर सकते हैं इसमें. अब नाउ कम टू द नेक्स्ट मैजिक. अब उसका मजा देखिए आप. ये रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में जो हमारे 2 मिनट्स जा रहे हैं, दिस टाइम कैन बी रिड्यूस्ड. सो दिस इज द वे. तो यहां से हमें समझ में आ गया, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो वी कम टू नो दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव टू डील विद. एंड मुझे इसमें बहुत फैलना नहीं है कि एक टॉपिक पे 50 केस में करता हूं. इवन इफ दैट इज वाई आई ऑलवेज से यू, इवन इफ यू एक्सप्लेन द बेरेट प्रोविजंस properly, you can fetch very good marks. That is the only explanation. That is the art of writing thus. ठीक है. मेरी ये क्लास अगर किसी ने इंपॉर्टेंस दी, बाकी सब क्लास से भारी पड़ने वाली है अगर इसने समझे इसको. तो ये है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ये मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया आपको, कि हमारे टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए. और टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट से ही वी कम टू नो कि भाई इतना टाइम तो है ही नहीं हमें, वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम. और उसके लिए उस पे वहाँ पर हम लिख पाएँ, उसके लिए हमारे लिए बस रिवीजन वाला जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमें बहुत रिवीजन करना पड़ेगा. ठीक है, आ रही है बात समझ में. चलिए अगला पॉइंट है. नेक्स्ट टॉपिक, subject wise important topics. So then the next step for the preparation of mains exams comes the top selection of topics from every point, कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. तो we have done a lot research over that for Haryana, and
उसमें क्योंकि डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है तो मैं केवल इसी पॉइंट की डिस्कशन करूंगा कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कि वी शुड हैव द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी विल गिव यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्स, द वेरी इंपॉर्टेंट कम्स, दिस इज द वेरी वेरी स्मार्ट मूव. और मैं यहाँ पर अपनी पीठ को थपथपा सकता हूँ कि शायद ही, या तो मैंने देखा नहीं होगा, लेकिन ये इतना इनोवेटिव आइडिया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लोग करते नहीं हैं. जितने भी यूट्यूब पे आप देख लीजिए, शायद ही किसी ने की भी हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये है बहुत स्मार्ट मूव. इसको समझिए आप. इसके बाद में क्या होगा, अब आपने बबुआ कर लिया सारा टाइम मैनेजमेंट, ये सब कर लिया. अब आगे आ जाइए कि जैसे मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन को समझना है. तो क्या सारे पांडवी हैं या उसमें भी अलग अलग कुछ भीम हैं, कुछ नकुल सहदेव और ये सब अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे कैसे कैसे क्या हैं. तो आई हैव डन समथिंग फॉर यू एंड वी नीड टू यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर की जो फॉर्मेटिंग है कि हमें कैसे कैसे देखना चाहिए. इट इज़ नॉट एवरी टाइम एवरी सेम आंसर. यू विल हैव टू फ्रेम योर आंसर अकॉर्डिंगली. एंड नाउ आई विल डिस्कस विद यू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको मिलते हैं. और यहाँ से अगेन मैं गारंटी कहता हूँ आज आप बड़ी सुकून की नींद सोएंगे, क्योंकि आज मैं आपका बर्डन बहुत कम करने वाला हूँ इसमें. यू प्लीज गो टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल रियलाइज कि इतना जो हवा हमने बना रखा था वो एक्चुअली था ही नहीं जितना क्रिएट कर रखा है. देखिए क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मीन्स जो क्वेश्चंस आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 into 3, 15 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, वो जो आएंगे वो किस तरीके के हो सकते हैं. नंबर 1 कैटेगरी इज डायरेक्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट लैंग्वेज. कुछ क्वेश्चंस आपको केवल डायरेक्ट मिल रहे हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज. जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू दिस, प्लीज सी दिस. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सीआरपीसी. दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम सीआरपीसी बेसिकली. Mention the categories in which a police officer may arrest a person without a warrant. Mention the categories. उन कैटेगरीज को बताइए, उन कैटेगरीज को बताइए जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे ले आओ तुम फटाफट इसमें सारे जो केस लॉ, कहाँ से लाओगे केस लॉ. डायरेक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज है. कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 41 से क्वेश्चन है. सेक्शन 41 की क्लॉज 1 का A to I के जो पॉइंट्स हैं और सेक्शन 41(2) से इससे आपका हो जाएगा. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लैंग्वेज. 41 ये है. अब यहाँ पर लाला जी फंस गए. मेंशन द कैटेगरीज. अब आप क्या लिखेंगे, सेक्शन 41 और 1 या 2 लिख करके भाग लोगे वहाँ से. अब और मैं चीखता चीखता मर गया कहते कहते कि यहाँ से क्वेश्चन मेंस का आएगा, इसको वर्बेटम रट लो, ये आपके मेंस से बहुत काम आएगा. कहता हूँ ना बार बार ये वर्बेटम कर लेना, मेंस में आएगा, हर जगह चिल्लाता रहता हूँ मैं, है ना. लेकिन अब यहाँ पर फंसोगे आप. क्यों, बिकॉज A to I कैटेगरी में अगर एक कैटेगरी भी छोड़ कर आओगे तो नंबर फुल तो मिलेंगे नहीं, यू विल लूज मार्क्स. इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे मेंस नहीं भी दे रहे हैं अब उनको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि अगर वो आज रट लेंगे तो उनको कल कितना आसान हो जाएगा. प्रीलिम्स भी आसान होता है, मेंस भी आसान होता है. जो ट्रिक मैं कहता हूँ, समझाता हूँ कि वो कैसे करना है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन 1 attempt ओनली. इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड वी फॉलो द राइट अप्रोच. अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ. अब इसमें और क्या हो जाएगा, आप इसको क्वेश्चन को देखो नीतू, देखो यार. मेंशन द कैटेगरीज ऑफ, कौन कौन से केसेस में बस जो कैटेगरीज मेंशन करनी है. तो फॉलोइंग यार दिस बस. सेक्शन 41 दिस इज डिस्कस विद द कैटेगरीज वेयर इट इज पॉसिबल एंड दीज आर एज फॉलोइंग. दैट्स इट. उन्हीं को लिखने में 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, 5 मिनट टाइम लग जाएगा आपको. तो अब यहां देखो स्टूडेंट्स कि आपको कितना कम करना था और हम किसकी खोज में डूबते रहे या डरते रहे, होगा या नहीं होगा. इसलिए जो भी फ्रेशर्स हैं, है ना, उनको मैं कहूँगा डर को बाहर निकालो.
Just follow the directions, follow the instructions, follow the advice, and you will be judged one day. I don't speak not even a single word without thinking. मैं आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी कर ही नहीं सकता, झेल लूँगा अपने ऊपर बहुत कुछ झेलता भी हूँ कई बार, लेकिन मैं अल्टीमेटली आई विल नॉट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स. इसलिए कह रहा हूँ बड़े दिल से कि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ, वो जो क्लासेस आप कहते हैं कि प्रीलिम्स कराया, अरे प्रीलिम्स से मेंस का ही बताता हूँ वहाँ पर ही, वही सब कुछ है. जिस उससे मेंस भी निकलेगा, उससे प्रीलिम्स भी निकलेगा. अब देखो आपके सामने ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन बताइए, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस सर्च कर सकता है सर्च ए प्लेस विदाउट वारंट. तो 153 में सर्च करता है वेट वगैरह के लिए, और 165 है शायद उसमें करता है. इसी तरीके से अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड ए पर्सन, अगेन सेक्शन 43 से आ गया. कुछ है ही नहीं बाहर. मीनिंग देयर बाय कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेयर एक्ट प्रोविजन से आपका काम चल रहा है. तो अगर डे 1 से आप लोग उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो ब्लर मेमोरी वाला कांड है, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए बाहर आ गए, वो बच जाओगे आप लोग. यू विल क्वालिफाई द एवरी प्रीलिम्स एंड यू विल एंश्योर योर सक्सेस इन योर मेंस एज वेल. बोलो हाँ या ना, कम ऑन. Then there is different category of the questions based on some statement. They will give you some statement like this. तो वहां तो था ही था, डायरेक्ट क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी. वी विल डिस्कस इन द कमिंग डेज कि भाई ये हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर की करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए. दिस इज व्हाट, ये स्टेटमेंट है. देखिए क्वेश्चन फ्रॉम सीआरपीसी इन हरियाणा मीन्स regulating the nature of interaction between accused and the police authorities. Interaction between the accused and the police authority is at the crux of the developed criminal justice system. Regulate करना ये क्या है. देखिए ये एक स्टेटमेंट दे दिया, questions based on some statement there are. तो ये था सेकंड कैटेगरी, इलेबोरेट करना स्टेटमेंट को. ठीक, वो देंगे आपको एक स्टेटमेंट देंगे, और स्टेटमेंट के बेस पर आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा. क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, नाउ यू हैव टू. तो यहाँ पर यू नीड टू डेवलप एन आर्ट, और वो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे करना चाहिए, कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हमने राइटिंग में कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट दैट. बाकी काम हो जाता है आसानी से, स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखना पड़ेगा उसमें बस. एंड सेकेंड इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. जैसे सीआरपीसी की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर पर, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर पर क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्ट पर आ गया, और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉग्निजेंस पर क्वेश्चन बना सकते हैं. तो जो कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर दिए गए हैं सीआरपीसी में, उनकी हम लोग लिस्ट बना लेंगे. उसके पर आएगा फटाफट 5-6 लाइनों का एक नोट्स टाइप बन जाएंगे, उसी को रटाएंगे. तो इससे आपको यह आइडिया लग गया होगा कि ना बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मेंस में, जितना हम रटने की कोशिश करते हैं. ऐसे आता है शॉर्ट नोट, ये बहुत भयंकर चीज़ है. मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट इजीली, मोस्ट मिसअंडरस्टूड वाला पार्ट है ये. क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना था. अच्छा लिख डाला, कुछ भी लिख डाला, 5 लाइन तो लिखनी थी भैया. ये शॉर्ट नोट और कट नोट में अंतर है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शोइंग योर स्किल्स. जैसे इंग्लिश में होता है प्रेसी राइटिंग. व्हेन यू राइट प्रेसी, you don't skip any important point, you just reduce that up to 1/3. जो पैराग्राफ है उसको 1/3 में करते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स जो मोस्ट क्रक्स है उसको, उसकी जो फीलिंग है, उसकी भावना है, उसकी कॉन्सेप्ट वो रहनी चाहिए उसमें. एक है कट नोट. अच्छा शॉर्ट नोट है, इसको ऐसा देखते हैं हम लोग. सी दिस इज full question. So what we do, this is short note. No, it is not so. It is what, इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8, suppose we discussed 8 points, then we need to discuss all these 8 points in the 1 2 3 4 5 6 7 8. This is what the short note. So they don't say you to cut short. Okay, 5 points एग्जामिनर खुद पढ़ता रहेगा, अब तो 5 पॉइंट बता दीजिए. नो, यू विल हैव टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स विद इन दैट, एंड दैट इज द आर्ट, कि आप उसको किस तरीके से लिखते हैं इसको. आप ये we will discuss all about how should we write down the short note, what should be the best strategy, और इसमें मार्क्स किस तरीके से लाए जाए अच्छे तरीके से. यहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग आएगी. वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वहीं से भी क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लाकर शॉर्ट नोट, जैसे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ FIR, छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, तो आपको लिखने सारे पॉइंट है उसमें. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड नेक्स्ट कम द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें डायरेक्ट लिखने हैं आपको, केस लॉज भी लिखने हैं. कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होते हैं जहां पर केस लॉज की हमें मदद लेनी पड़ती है, और ये आइडेंटिफिएबल है. ये ऐसा नहीं है, ये आइडेंटिफिएबल है. यानी कि वहां पर तुम ऐसा समझो कि ना, जैसे नीतू मैडम को चाइना बॉर्डर पर भेज दिया गया, ठीक, लड़ाई शुरू हो गई. अब मैडम सोच रही है AK-47 निकालूं, कौन सी गोली चलाऊं, कैसे क्या करूं, तब तक गोली लग जाएगी. आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, विजुलाइज करके जाना पड़ेगा. इफ दिस आंसर कम्स आई विल राइट दिस, इफ दिस आई विल दिस. नो टाइम फॉर रीथिंकिंग, बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट है. हमने कैलकुलेट करके देखा है अभी तक ये, तो वो हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और उसका तरीका क्या है? सेलेक्ट द टॉपिक्स, सेलेक्ट द प्रॉपर प्रोबेबल क्वेश्चंस. यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मेंशन करना जरूरी है. मेक द सिनॉप्सिस, जैसे मैंने आपको दिखाई कि मेरी सिनॉप्सिस लगभग 30 to 40 पेपर्स में सभी उसकी बन गई, और 4 पेज पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समा गया. 3-4 पेज पे पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो गया. उस तरीके से वो सिनॉप्सिस हो गई, वही मेरे दिमाग में रहा. कुछ भी पूछ लो, फिर मुझे क्या रीओरिएंट करना है वहाँ पर अपना उसमें. इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को हमने बेसिकली, जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, जो मैंने कहा कि यहाँ पर केस लॉ और डायरेक्ट मिक्स हो जाते हैं. कैन ए बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167(2), ये है डिफॉल्ट बेल का, बी कैंसल्ड बाय द मजिस्ट्रेट सुओ मोटो. मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकता, ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द चालान. अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर बेल एक्ट सफिशिएंट है ही नहीं. Here we will have to see the case laws. तो अब इसमें क्या हुआ कि यहीं पर एक कोचिंग की गाइडेंस आ गई कि which areas are there where do we need the case laws, which areas are there where do we need only the Bail Act provisions. तो at least we can say Bail Act we need everywhere. Bail Act is needed everywhere, and in some cases we need help of केस लॉज, जैसे FIR का, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ सबसे, और हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इस बारे में और भी. और एक है नेक्स्ट इज व्हाट द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. तो जब तक इस तरीके से हम देखेंगे नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, हमें समझ में नहीं आएगा. हम सारे क्वेश्चन के आंसर को वहीं पर सोचते हैं, मेज में ही स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा ये आया तो मैं ऐसे लिखूंगा, वहाँ तो ये अच्छा ये आया ऐसे लिखना है मुझे. रीथिंकिंग करनी नहीं. प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जैसे ये प्रॉब्लम दे दी उन्होंने CRPC में, हरियाणा में दी है. ए बोर्ड ट्रेन एट पटना बोर्ड करी, उसके बाद झगड़ा हुआ A and B समवेयर बिटवीन लखनऊ एंड दिस करके, उसके बेस पे डिटरमिन ट्रायल दिखाना था कि ट्रायल का प्लेस कहाँ पर होगा. तो ये भी प्रॉब्लम बेस्ड आ गया. तो अब ये एक आर्ट है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम उसका. अगेन देयर शुड बी ए स्टैंडर्डाइज्ड प्लानिंग कि मुझे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को इस तरीके से लिख करके आना है, बस खत्म बात. एक सेट पैटर्न होना चाहिए. नेक्स्ट ये है क्लास में क्या है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द जजमेंट आ गया. प्रॉब्लम दे दी उन्होंने पीछे की भी, ऐसा मजिस्ट्रेट ने ऐसा करा, पुलिस ने ऐसा किया, फिर जजमेंट ये आया. तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. वी कैन ऐड मोर टू दीज कैटेगरीज. 1-2 कैटेगरी और आ सकती हैं
जब हम लोग कुछ और बुक्स को पढ़ेंगे, बट मोर एंड लेस दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन दिस इज दिस। तो ये उतना मुश्किल नहीं है मेंस को क्वालिफाई करना। तो आई बिलीव कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से कि हमें पढ़ते हुए कितना 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 हम लोगों को फालतू पढ़ने से बचना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट्स एंड द क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस, और उनकी फिर सिनॉप्सिस कि ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या लिखना चाहिए इसमें। तो सिनॉप्सिस तैयार हो जाएंगी अपनी, ठीक। और हम लोग उसकी फिर आर्ट समझ लेंगे। और जो मेंस के लिए है, मेंस में सिविल लॉ जो है हम लोग फिर एक पैटर्न पर एक प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस मॉक टेस्ट इसको बोलते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अब ये नया कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों में कि इस बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए ऐसे ही समझाता हूँ, ढूंढता नहीं हूँ। हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली वी विल डिस्कस हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आंसर राइटिंग पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन बेसिकली। तो ये 2-3 काम करने वाले हैं जिससे हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, 100% क्वालिफाई हो जाएगा उस तरीके से। बस ये तो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन पर डिस्कशन, उनकी आंसर राइटिंग, और फिर एट लास्ट 2 मॉक टेस्ट, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 को करके एज क्रिमिनल लॉ को, इस तरीके से हम लोग करेंगे। वो लिंक आपके पास होगा भी या खुद चले जाइएगा विधि जुडिशियल एकेडमी के गूगल पे सर्च करके, वहाँ पर प्लीज़ राइट योर रिव्यूज़ अबाउट दिस क्लास। ये मेरा हक बनता है मेंस ओरिएंटेशन क्लास पर। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। यू राइट योर रिव्यू ऑन दी मेंस ओरिएंटेशन क्लास जो ट्रीटमेंट सिखाई है। तो व्हाट वाज योर, मैं पढ़ूंगा आप लोग सबके कमेंट्स जितने कि हैं सबके पढ़ूंगा, ठीक है। दैट इज़ माई गुरु दक्षिणा, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। पहले गुरुकुल में क्या होता था, जाओ उस नदी से पानी लेकर आओ, फूल लेकर आओ, ये करो वो करो। तो एटलीस्ट गिव ए रिव्यू।